हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज का टॉपिक होगा द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। आई होप दैट यू हैव सीन द प्रीवियस टू वीडियोस। एक में प्रीलिम्स का क्वेश्चन था अबाउट द चार्टर्स एक्ट एंड द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। फ्रॉम द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 टू द चार्टर्स एक्ट ऑफ 1853 हमने जो जो कवर किया था वो सब पहले वाले वीडियो में है। इन द सेकेंड वीडियो प्रीलिम्स क्वेश्चंस है previous year के on the same topic. Today we will be starting the crown rule, particularly जो शुरू होता है 1858 से। So the crown rule starts from the year 1858। अब देखिए होता क्या है कि 1857 में रिवॉल्ट ऑफ 1857 में ये देखिए गाइस, 1857 में द सेपॉय म्यूटिनी हैपेंस। सेपॉय म्यूटिनी, सेपॉय म्यूटिनी जिसको हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, द फर्स्ट बैटल ऑफ इंडिपेंडेंस, ऑल्सो पॉपुलरली नोन। अब देखिए 1857 की बगावत ब्रिटिश सरकार के लिए एक वेकअप कॉल थी। कंपनी रूल पे भरोसा उठ गया था और एक नया कानून भी पास किया गया था। ये काम ब्रिटिश पार्लियामेंट ने किया था। सो द ब्रिटिश पार्लियामेंट गाइस, द ब्रिटिश पार्लियामेंट, द ब्रिटिश पार्लियामेंट, मैं आशा करता हूं कि आपके सामने लक्ष्मीकांत का बुक खुला होगा। प्लीज कीप मेकिंग नोट्स एज वी स्टार्ट। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक नया एक्ट, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक नया कानून पास किया। क्या पास किया? दे पास्ड अ न्यू एक्ट, पास्ड अ न्यू एक्ट। अब देखिए इस एक्ट का नाम था द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858, ऑल्सो नोन एज द GOI एक्ट 1858 में। दिस इज जस्ट आफ्टर 1857, सिर्फ एक साल के बाद, आफ्टर 1 ईयर इन्होंने 1858 में GOI एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को इनेक्ट किया। अब देखिए ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है क्या चीज? ये जो एक्ट है, इस एक्ट के तहत और या फिर इस एक्ट के थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल ऑफिशियली खत्म कर दिया गया और इंडिया का कंट्रोल डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया। तो क्या होता है इसमें? द मेन थिंग इज कि EIC, द ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका जो रूल है ये समाप्त हो जाता है। EIC रूल एंड्स, EIC का रूल जो है वो एंड कर जाता है। डायरेक्ट कंट्रोल कौन लेता है? द ब्रिटिश एम्पायर या फिर द ब्रिटिश क्राउन। यानी कि एक तरफ से ब्रिटिश EIC का रूल बंद हुआ और ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इनेक्ट किया ऐसा लॉ जिससे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सारी की सारी सत्ता क्षमता दे गई। अब से इंडिया पर रूल कौन करेगी? रानी और द क्वीन। क्वीन शैल रूल। इन हियर इट इज क्वीन विक्टोरिया। देखिए क्वीन जो है वो थी क्वीन विक्टोरिया। उनके हाथों में ये पूरी पावर थी कि वो कैसे अब इस देश को चलाएगी। क्वीन विक्टोरिया। ओके, अब देखिए क्वीन विक्टोरिया के हाथों में सारा का सारा कंट्रोल, सारा का सारा पावर चला गया। इसका मतलब कि आपसे इंडिया पर रूल क्वीन विक्टोरिया करेगी और उनका एक रिप्रेजेंटेटिव बनेगा जो होगा वाइस रॉय। ये यहाँ पे दिया भी है। It provided that India henceforth was to be governed by the name of Her Majesty. Her Majesty मतलब है क्वीन। यहाँ पे हर मैजेस्टी का मतलब है that we are empowering the queen. The British Parliament has empowered the queen for direct control or direct ruling over India. And the Indian, it changed the designation of the Governor General of India to that of Viceroy of India. The Viceroy was the direct representative of the British Crown in India. Lord Canning became the first Viceroy. प्लीज नाम को याद रखना। तो देखिए इसका मतलब क्या है कि इंडिया पर रूल करने के दौरान रानी विक्टोरिया का एक रिप्रेजेंटेटिव बनेगा जो कि होगा वाइसरॉय। यानी कि गवर्नर जनरल जो है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये था 1858 तक। अब 1858 से ये हो गया कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को हमने चेंज करके डायरेक्ट क्वीन का एक रिप्रेजेंटेटिव बना दिया जो होगा वाइस रॉय। ये होगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का सक्सेसर, वाइस रॉय। देखिए ये होगा डायरेक्ट सक्सेसर ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो उसका सक्सेसर कौन होगा? वाइस रॉय। पहले वाइस रॉय कौन थे? लॉर्ड लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। ओके, अब देखिए
दूसरा पॉइंट जो बोलता है, इट एंडेड द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट बाय एबॉलिशिंग द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कि लंदन में एक नया मंत्री को बनाया गया। क्या होता है इससे? लंदन में एक नए मंत्री को बनाया गया। ही वॉज नोन एज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, यहाँ पे ये शायद दिया भी है। इट क्रिएटेड अ न्यू ऑफिस, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, वेस्टेड विथ कंप्लीट ऑथोरिटी एंड कंट्रोल ओवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वॉज अ मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट एंड वॉज रिस्पॉन्सिबल इन अल्टीमेटली टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ये दोनों पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट है हमारे इस वाले टॉपिक को समझने के लिए। देखिए, लंदन में एक नए मंत्री को बनाए गए, ही वॉज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। अब इनको मिली सारी के सारी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स। द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, मैं यहाँ पे लिखता हूं, द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ फॉर इंडिया, द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, इनको मिली सारी की सारी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स। देश को कैसे संभालना है उसका बहुत बड़ा चंक ऑफ पावर इनके हाथों में था, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। अब देखिए, आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेटिव पावर वाज वेस्टेड इन द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, इनको सारे के सारे एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स मिल जाती है। अब इनका साथ देने के लिए भी एक 15 मेंबर इंडियन काउंसिल भी बनाई गई। ये देखिए, इट एस्टैब्लिश्ड अ 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया टू असिस्ट द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। काउंसिल वाज एन एडवाइजरी बॉडी। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को क्या बनाया गया? द चेयरमैन ऑफ काउंसिल, चेयरमैन ऑफ काउंसिल। यानी कि देखिए कितना बड़ा चेंज हुआ, कितना बड़ा एक चेंज आफ्टर 1858 या फिर ड्यूरिंग 1858। हम देख सकते हैं कि जहां पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को हमने एडमिनिस्ट्रेटिव पावर दिया है, इनके साथ साथ एक 15 मेंबर काउंसिल भी बनाया गया है। अ 15 मेंबर काउंसिल, अ 15 मेंबर काउंसिल वाज क्रिएटेड। और इसका कारण क्या था? 15 मेंबर काउंसिल वाज क्रिएटेड किसके लिए? कि ताकि वो डायरेक्टली सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट कर सके इन इज डे टू डे वर्क, इन द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। अब ये जो काउंसिल था, ये काउंसिल था एक एडवाइजरी बॉडी, यानी कि गाइस इनका काम था एडवाइस देना, इनका काम था एडवाइस देना, एडवाइस देना। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को क्या बनाया गया? इस काउंसिल का चेयरमैन। ही वॉज द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल। अब देखिए, it constituted the Secretary of State in Council as a body corporate capable of suing and being sued in India and in England। कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो एक बॉडी कॉर्पोरेट है, वो सू कर भी सकते हैं और उनको इंडिया में कोई सू कर भी सकता है और इंग्लैंड में भी कर सकता है। अब देखिए, इसका कुछ पॉइंट्स को हम इलेबोरेट में डिस्कस करेंगे। वी विल ट्राई टू इलेबोरेट दिस पॉइंट्स ऑल इन ऑल। और ये वाला पॉइंट भी हमको देखना होगा बट ये जो है एंडेड द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट, डुअल सिस्टम जो था, डुअल सिस्टम, डुअलिटी जो था गवर्नमेंट का, डुअलिटी, उसको हमने एंड कर दिया। देखिए, पहला पॉइंट तो ये है कि कहानी शुरू होता है 1857 के सेपॉय म्यूटिनी से। 1857 का सेपॉय म्यूटिनी, इससे कहानी शुरू होता है। अब 1857 में सेपॉय म्यूटिनी होता है, इससे सरकार हिल जाती है। ईआईसी, द ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्लेम किया जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्लेम किया जाता है फेलियर की वजह से। क्यों? फॉर अ वेरी सिंपल फैक्ट कि इतना बड़ा और इतना इंपॉर्टेंट एक रिवॉल्ट आपके अंडर हो गया तो आप कर क्या रहे थे? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्लेम किया जाता है बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर के कारण। देयर वाज अ फेलियर इन द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में प्रॉब्लम्स की वजह से द ब्रिटिश पार्लियामेंट ब्लेम्स द ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर गुस्सा बढ़ता है और ब्रिटिश गवर्नमेंट और ब्रिटिश पार्लियामेंट एक बहुत ही चालाकी से अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए एक कानून बनाती है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। यानी कि इससे जस्ट एक साल बाद इन 1858 हम देखते हैं कि ब्रिटिश पार्लियामेंट टेक्स डायरेक्ट कंट्रोल, ब्रिटिश पार्लियामेंट टेक्स डायरेक्ट कंट्रोल of the functions, administrative functions as well as political functions in India, takes direct control। हम अभी के लिए इतना लिखते हैं
और क्या होता है, इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का काम करने का, व्यापार करने का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, सारे के सारे पावर्स को कैंसल आउट कर दिया। इन्होंने कंट्रोल ले लिया और ईस्ट इंडिया कंपनी को आउस्ट कर दिया। ये देखिए, अब इससे क्या होता है, 1858 में द ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इन द नेम ऑफ द क्वीन हर मैजेस्टी में, जो तब की थी क्वीन विक्टोरिया, दे लेट द GOI एक्ट और द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 का। ये काफी इंपॉर्टेंट था समझने के लिए, क्योंकि इससे काफी सारे चेंजेस आई जो कि पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने सत्ता के समय नहीं लाया था। पहला क्या था, द कंपनी रूल एंड्स। कंपनी रूल एंड्स, हम देख सकते हैं, ये कंपनी रूल खत्म हो जाता है। अब कंपनी रूल खत्म होने के बाद द एंटायर पावर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी आर गिवन टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, यानी कि देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ पावर्स, यानी कि देयर इज ए ट्रांसफर ऑफ पावर्स, ट्रांसफर ऑफ पावर्स। मैं अलग अलग कलर्स के पेन से लिख रहा हूं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। अब देखिए, देयर इज ए ट्रांसफर ऑफ पावर्स। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पावर किसे सौंप दिया, या फिर उनको किसको सौंपना पड़ा, टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। इसके बाद क्या हो जाता है कि रूल होता है डायरेक्ट क्राउन का। देयर इज ए रूल ऑफ द क्राउन, रूल ऑफ द क्राउन। अब देखिए, ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है ना, इससे हमने एक पावर दिया है क्वीन विक्टोरिया को, और ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भी यही सेम का बात की है कि क्वीन विक्टोरिया के नाम पे, इन द नेम ऑफ हर मैजेस्टी, इनके नाम पर ही सारे के सारे फंक्शंस और सारे के सारे काम किया जाएगा। सो द क्वीन विक्टोरिया इज द डिफैक्टो रूलर ऑफ द कंट्री। अब इस समय को हम ब्रिटिश राज के नाम से भी जानते हैं। यहां से शुरू होता है हमारा ब्रिटिश राज, द ब्रिटिश राज, और ये चलता है टिल 1947, जब हमको इंडिपेंडेंस मिलता है, फ्रॉम 1858 टू 1947। अब इससे क्या होता है कि हमने बहुत सारा चेंजेस किया है इन द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द कंट्री, कि वी आर चेंजिंग और वी आर मॉडिफाइंग द स्ट्रक्चर बाय विच द कंट्री वर्क्स, द स्ट्रक्चर ऑफ रूल, ये चेंज हुआ है। देयर इज ए मॉडिफिकेशन, देयर इज ए मॉडिफिकेशन इन द स्ट्रक्चर ऑफ रूल ऑफ द कंट्री। पहला क्या होता है कि नया ब्रिटिश कैबिनेट पोस्ट क्रिएट किया जाता है, and there is a full control of the British Parliament over the Indian administration। सबसे पहला जो काम है वो है वाइस रॉय का, यानी कि हमारे पास पहले था द गवर्नर जनरल। देखिए, द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये था एक पोस्ट। गवर्नर जनरल को हमने नए तरीके से डेजिग्नेट किया है एज द वाइस रॉय ऑफ इंडिया, एज द वाइस रॉय ऑफ इंडिया। द फर्स्ट वाइस रॉय वाज लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। He was to rule the country under Queen. He was the direct representative of the Queen. Remember, guys, the Viceroy was the Viceroy was the direct representative, किसका? Queen का, या फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट का भी हम बोल सकते हैं, ऑफ क्वीन। चलिए, ठीक है। इसके साथ साथ एक और भी पोस्ट किया जाता है, दैट इज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ये एक नया कैबिनेट पोस्ट है। द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, इसको हम दूसरा कलर से लिखेंगे, द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। देखिए, इनके पास फुल कंट्रोल है ओवर द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। इनके पास क्या है? फुल कंट्रोल ऑफ द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ही हैज फुल कंट्रोल, ही हैज फुल कंट्रोल ऑफ द और ओवर द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, एडमिनिस्ट्रेशन। डन। अब इसके साथ साथ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को हेल्प करने के लिए वी आर ऑल्सो मेकिंग अ 15 मेंबर काउंसिल। देखिए, एक 15 मेंबर काउंसिल बनाया गया बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक 15 मेंबर काउंसिल बनाया है।
ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक 15 मेंबर काउंसिल बनाया है, किस कारण? ताकि वो असिस्ट कर सके द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन हिज डे टू डे फंक्शंस, इन हिज एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। अब ये 15 मेंबर जो काउंसिल है, ये एक एडवाइजरी बोर्ड है, ये बोर्ड एडवाइजरी है, यानी कि ये एडवाइस दे सकते हैं टू द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्या है इस 15 मेंबर काउंसिल के? ही वॉज द चेयरमैन, ही वॉज द चेयरमैन ऑफ द 15 मेंबर काउंसिल। यानी कि यहाँ ये जो मेंबर का काउंसिल का जो ग्रुप है, इसका सिर्फ यही काम है कि ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को ये बोल सके कि आप क्या कर सकते हो या फिर क्या करना चाहिए। दे डू नॉट हैव द कंट्रोल ओवर द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट remains the one of the most important posts, the British cabinet posts, other than the viceroy and the queen herself. इसके साथ साथ हमने डुअल गवर्नमेंट रूल को बंद कर दिया है। आपको शायद याद होगा कि डुअल गवर्नमेंट रूल में दो बोर्ड्स थे, एक था द बीओसी और एक था द सीओडी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ये है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, और ये है बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। दे हैड डिफरेंट फंक्शंस, दे हैड वेरी डिफरेंट फंक्शंस। एक का काम कमर्शियल था, रेवेन्यू का, एक का दूसरा था इन द मेंटेनेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। अब इन दोनों को हमने एबॉलिश कर दिया है अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। द जीओआई एक्ट ऑफ 1858 एंड्स डुअल गवर्नमेंट रूल, यानी कि इस वाले को हमने खत्म कर दिया है when the GOI Act was enacted। अब क्या हुआ है, अगर GOI Act ये बोलता है कि डुअल गवर्नमेंट नहीं रहेगा, यानी कि हमको रेवेन्यू के लिए, कमर्शियल वर्क्स के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस के लिए, पॉलिटिकल ओवरसाइट के लिए दो बोर्ड या फिर दो काउंसिल, दो डायरेक्टर्स, दो कंट्रोल के लिए कुछ नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए अब हमको? अब GOI Act ने एक चीज किया, डिसेंट्रलाइज्ड दी पावर्स अंडर द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, यानी कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सारे के सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस लेंगे, बिकॉज रिमेंबर ही वाज मेंट टू एडमिनिस्टर द रूल, एफिशिएंट रूल ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन इंडिया। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्या बोलता है और द ब्रिटिश पार्लियामेंट क्या बोलता है? दैट ऑल पावर्स are being centralized, all powers are being centralized। किसके अंडर? centralized under the secretary state for India। यही है मेन, यही है। अब बेसिकली इस एक्ट के लिए हमने एक अलग क्लास क्यों रखा है, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? पहले तो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से प्रीलिम्स और मेंस में लगातार क्वेश्चन आए हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आए हैं। वी विल डिस्कस अबाउट दैट इन आवर नेक्स्ट क्लास। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को कि आप लोग अपना प्रीवियस जो क्लासेस है, पहला चैप्टर का जो फर्स्ट 4 पार्ट्स, रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर्स एक्ट, इपिट्स इंडिया एक्ट, वो आप पहले के वीडियो में जाके देखें। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्लीज गो एंड सी द वीडियोस। इससे आपको प्रिपरेशन में दिक्कत नहीं आएगी, यू विल बी हैविंग एन एडवांटेज इन योर प्रिपरेशन। अब इस एक्ट का सिग्निफिकेंस क्या है? इस एक्ट का सिग्निफिकेंस क्या है? द सिग्निफिकेंस ऑफ द जीओआई एक्ट, सिग्निफिकेंस ऑफ जीओआई एक्ट। इस एक्ट का सिग्निफिकेंस क्या है? हम इसके लिए इतना माथा क्यों टेक रहे हैं? देखिए, सिग्निफिकेंस एक्ट तो पहला ये है दैट दिस इज द ऑफिशियल starting or the official beginning of the British Empire, the official start of the British Crown Rule। British Empire का मेन जो स्टार्ट था वो GOI Act 1858 से ही शुरू हुआ था। The second point was administrative centralization हुआ था, यहाँ पे was seen in this act। क्यों? क्योंकि हमने इस वाले एक्ट में जो दो बोर्ड्स थे, द बीओसी एंड द सीओडी, इन दोनों को हमने नकार दिया था या फिर इन दोनों को हमने बंद कर दिया था। तो डायरेक्ट पावर्स किसके अंडर दिया था? टू द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट
फॉर इंडिया। इनके अंडर सारे के सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स थे। तो डुअल गवर्नमेंट रूल जो था, एक मिनट, डुअल गवर्नमेंट जो रूल जो था, इट वॉज एंडेड, इट एंडेड हियर, ये देखिए, ठीक है। थर्ड जो पॉइंट है वो था कि देखिए, दिस लेज द फाउंडेशन फॉर द फ्यूचर ब्रिटिश एक्ट्स इन इंडिया, यानी कि द फ्यूचर फाउंडेशन फाउंडेशन फॉर फ्यूचर फाउंडेशन फॉर फ्यूचर ब्रिटिश गवर्नेंस इन इंडिया। इसके बाद जो सारे के सारे एक्ट थे, इसका फाउंडेशन या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव जो इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव जो शुरुआत था, वो यहां से हुआ था। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और फाइनली एक ये भी था कि इस वाले एक्ट में हमने देखा है कि देयर वाज नो इंडियन रिप्रेजेंटेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, देयर वाज नो इंडियन रिप्रेजेंटेशन। इंडिया में रूल कर रहे हैं, इंडिया में इनका सत्ता है, इंडिया में रूल कर रहे हैं, लेकिन इंडिया का कोई रिप्रेजेंटेशन, कोई इंडियन का कोई रिप्रेजेंटेशन तो है नहीं। सो दिस वाज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ऑफ द जीओआई एक्ट 1858। इसको नोट कर लेना प्लीज। जीओआई एक्ट 1858 का ये काफी एक इंपॉर्टेंट भी पॉइंट है। अब इसको छोड़ के अगर हम जाए फिर से हमारे किताब की तरह, तो देखिए क्या है। आई होप यू हैव टेकन डाउन दिस नोट्स। प्लीज टेक डाउन दिस नोट्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके प्रिपरेशन के लिए। आई ऑल्सो रिक्वेस्ट यू टू सी द प्रीवियस वीडियोस। बार बार कह रहा हूं कि भाई जाके देख लीजिए, इट वुड हेल्प यू। प्रीलिम्स का क्वेश्चंस भी है, फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट पार्ट से कहां कहां पे आए हैं। ओके, इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट एक एक्ट आता है, द इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861। द इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861, इसका एक की प्रोविजंस भी है। देखिए, आफ्टर द ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857 द ब्रिटिश गवर्नमेंट फेल्ट द नेसेसिटी ऑफ सीकिंग कोऑपरेशन ऑफ द इंडियंस इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। इनको ये पता चल गया था कि इंडियंस का कोऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अपना क्षमता या फिर अपना जो है सत्ता वो बनाए रखने के लिए। सो द ब्रिटिश गवर्नमेंट वांटेड कोऑपरेशन, द ब्रिटिश गवर्नमेंट वांटेड कोऑपरेशन विद द इंडियंस, कोऑपरेशन काफी अंडरस्टैंडिंग पॉइंट भी है। अब देखिए, इन परस्यूएंस ऑफ दिस पॉलिसी ऑफ एसोसिएशन 3 एक्ट्स इनेक्टेड किया गया था, 1861, 1892, 1909। ये पहला था काउंसिल्स एक्ट, द इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861, इंपॉर्टेंट लैंडमार्क इन द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अब फीचर्स क्या है इसमें? पहला तो ये है कि एक रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन का हमने यहाँ पे शुरुआत किया है, क्योंकि इन यहाँ पे इंडियंस को हमने एसोसिएट किया है इन द लॉ मेकिंग प्रोसेस। यानी कि वाइसरॉय के पास ये क्षमता है, एंड इट प्रोवाइडेड द वाइसरॉय should nominate some Indians as non-official members of the expanded council। मेन काउंसिल में नहीं, जो छोटा वाला जो सबसे इंपॉर्टेंट काउंसिल है, जो सिग्निफिकेंट है, वो वाला नहीं, लेकिन नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का एक एक्सपेंडेड काउंसिल होगा, बड़ा वाला, वहां पे वाइसरॉय कुछ इंडियंस को नॉमिनेट कर सकते हैं। तो पहला तो ये है कि यहाँ पे हमने इंडियंस को देखा है, दैट इंडियंस are associating themselves, or Indians are being associated in the law making process, in the law making process। ये काम करेगा भी कौन? वाइसरॉय। यहाँ पे इंडियंस को हमने नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हिसाब में रखा है इन द एक्सपैंडेड काउंसिल। मतलब एक्सपैंडेड काउंसिल जो है, वहां पे इंडियंस को हम एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स रख सकते हैं, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। और ये नॉन ऑफिशियल मेंबर जो कि इंडियंस है, इनको इंट्रोड्यूस कौन करेगा?
और इनको नॉमिनेट कौन करेगा? द वाइस रॉय। द वाइस रॉय शैल नॉमिनेट। ये जो नॉमिनेशन है ये वाइस रॉय करेंगे। अब इसके साथ साथ एक और भी चीज है कि 1862 में लॉर्ड कैनिंग जो पहले वाइसरॉय भी थे, इन्होंने 3 इंडियंस को नॉमिनेट किया था इन हिज लेजिस्लेटिव काउंसिल। कौन कौन थे? राजा ऑफ बनारस, पटियाला के महाराज और सर दिनकर राव। यानी कि वाइसरॉय ने ऑलरेडी 1862 में, हम देख सकते हैं कि इन 1862 में वाइसरॉय ने 3 इंडियंस को नॉमिनेट भी किया था। देयर वर 3 इंडियंस हु वर नॉमिनेटेड। नाम याद रखना काफी जरूरी है। एक था बनारस के राजा, एक था बनारस के राजा सर दिनकर राव, सर दिनकर राव, और कौन थे? दी महाराजा ऑफ पटियाला, पटियाला के महाराज। उनको नॉमिनेट किया गया था। अब एक और भी चीज है कि एडिशनल 6 to 12 members were nominated for legislation. इन ओवरऑल द गवर्नर जनरल जो थे यानी कि वाइस रॉय, उनका एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास अभी 5 मेंबर्स थे। एडिशनल 6 to 12 मेंबर्स को भी नॉमिनेट किया जाता था फॉर लेजिस्लेशन। अब देखिए, इट इनिशिएटेड द process of decentralization by restoring the legislative powers to Bombay and Madras presidencies. आपको शायद याद होगा कि पिछले एक्ट्स में हमने पढ़ाई की थी कि 1773 के 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में और उसके बाद चार्टर्स एक्ट ने भी ये बॉम्बे मद्रास प्रेसिडेंसी को एक सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसी के हिसाब से रखा था एंड द मेन पावर वाज वेस्टेड इन द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। यहाँ पे वी आर रिटर्निंग द पावर्स, यानी कि जो मद्रास और बॉम्बे के जो प्रेसिडेंसी थे, वी आर रिस्टोरिंग द लेजिस्लेटिव पावर्स गिवन टू देम। पहले क्या था? दे वर द सबऑर्डिनेट। सो द बॉम्बे एंड द मद्रास प्रेसिडेंसीज, ये क्या है? प्रेसिडेंसी से अब पहले ये सबऑर्डिनेट काम करते थे, ये काम करते थे एज सबऑर्डिनेट पहले टिल 1853 चार्टर्स एक्ट। और उसके बाद हमने देखा है कि इन द रेगुलेटिंग एक्ट में भी काफी क्लियरली क्या है कि द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल will have the main powers and this other presidencies will work as subordinate presidencies. अब यहाँ पे आफ्टर द 1858 एक्ट वाज इनेक्टेड और उसके बाद जब इंडियन काउंसिल्स एक्ट आता है तो हमने सबऑर्डिनेशन को यहाँ से हटा दिया। सबऑर्डिनेशन हटा के बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज को हमने क्या दिया है? वी रिटर्न देयर लेजिस्लेटिव पावर्स गिवन टू देम। द लेजिस्लेटिव पावर्स were again given to them. This policy of legislative devolution resulted in the grant of almost internal autonomy to the provinces in 1937. ये देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में ये शुरू हुआ था और क्लाइमेक्स में पहुंचा था अंडर द चार्टर्स एक्ट ऑफ 1833, क्योंकि 53 में काफी इलेबोरेशन नहीं था इसके बारे में। अब देखिए, द पॉलिसी ऑफ लेजिस्लेटिव डिवोल्यूशन अब क्या बोलता है यहाँ पे कि 1937 में ये जो लेजिस्लेटिव डिवोल्यूशन का जो प्रोसेस है, इसको हमने ऑलमोस्ट एक इंटरनल ऑटोनॉमी भी दिया है प्रोविंसेस को कि भाई आप जो चाहते खुद से कर सकते हैं, यू हैव द राइट टू डू सो। ये पावर हमने 1937 में, ये चीज हमने क्लाइमैक्स में पहुंचा था। अब एक और भी चीज था, इट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स फॉर बंगाल, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड पंजाब, जो कि 1862, 86, 97 में रेस्पेक्टिवली फॉर्म्ड हुए थे। यहाँ पे हमने वाइसरॉय को एक पावर दिया था। इट एम्पावर्ड द वाइसरॉय टू मेक रूल्स एंड ऑर्डर्स फॉर द मोर कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस काउंसिल की तरफ। इट ऑल्सो गिव अ रिकॉग्निशन टू द पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कैनिंग इन 1859। लॉर्ड कैनिंग ने ये 1859 में शुरू किया था। इसका मतलब क्या है कि हमने इंडिविजुअल काउंसिल मेंबर्स को स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स देना हम लोगों ने शुरू किया है। रिमेंबर, in this point, individual council members are given specific departments. देखिए, एक मेंबर ऑफ द वाइसरॉय काउंसिल को हमने क्या बना है? इन चार्ज ऑफ वन और मोर डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, और उसको ऑथराइज भी किया गया है टू इशू फाइनल ऑर्डर्स ऑन बिहाफ ऑफ द काउंसिल ऑन मैटर्स ऑफ हिज डिपार्टमेंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
एक और भी पॉइंट है, इट एम्पावर्ड द वाइसरॉय टू इशू ऑर्डिनेंसेस विदाउट द कॉन्करेंस ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। ये जो ऑर्डिनेंस का जो हम बात कर रहे हैं, ये ऑर्डिनेंस का लाइफ था 6 मंथ्स, यानी कि एक ऑर्डिनेंस का टोटल लाइफ टाइम होगा सिर्फ 6 मंथ्स। वाइसरॉय को हमने ये पावर दिया था कि ही कैन इशू ऑर्डिनेंसेस जिसका 6 महीने के लिए वो रह सकता है। The ordinance will last for 6 months. It would last for 6 months, the ordinance, without the concurrence of the legislative council. अगर कोई इमरजेंसी हो तभी, ये इमरजेंसी के लिए मोस्टली यूज किया जाता था ड्यूरिंग अर्जेंट सिचुएशंस, लेकिन फिर भी he was empowered to do so. The viceroy was still empowered to do so. क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं यहाँ से, यानी कि ये जो पॉइंट है या फिर ये जो इंडियन काउंसिल्स एक्ट है, ये पहला इंडियन काउंसिल्स एक्ट था जिसके तहत हमने एक ग्राउंड वर्क ले किया है फॉर द लेटर एक्ट्स, पर्टिकुलरली ऑफ द 1892 एक्ट, द 1909 एंड द 1919। इसके बाद एक 1935 का इंडियन एक्ट भी आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसका प्राइमरी लेबर भी यहाँ से शुरू होता है, द ग्राउंड वर्क स्टार्ट्स फॉर हियर फ्रॉम हियर। तो एक ये है। अदर देन दैट आई होप कि आपको बहुत तकलीफ नहीं होगी ये समझने में। मैं देखिए, प्लीज मेक द नोट्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सेम। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड आई ऑल्सो होप कि आपने नोट्स बनाए हैं। आप अगर चाहे तो पॉज करके इस स्क्रीन का या फिर इस वाले स्क्रीन का, दिस वन राइट हियर, और यहाँ पे आप अपने बुक्स में भी नोट्स बना सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर staying this long. Thank you so much for listening to this video. I hope I will see you all in the next video. Till then, keep preparing. And also, if you like this video, please like, share and subscribe. Thank you so much.